चलिए तो मित्रों शुरू करते हैं हम लोग अपने पॉलिटी के पहले कक्षा को। और पॉलिटी में आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस पॉलिटी की कक्षा में हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के पूरे पॉलिटी को कंपेयर करेंगे और पढ़ेंगे। इस मेरी कक्षा में आपको बहुत सारे पुस्तकों के रेफरेंस वर्ड और रेफरेंस नोट्स भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि परीक्षावाड़ी, घटना चक्र, लूसेंट और एम लक्ष्मीकांत। इन सभी का मिक्सचर आपको इसमें देखने को मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कॉन्स्टिट्यूटेरे से हुई है, जिसका अर्थ है प्रबंधन करना। संविधान का मतलब क्या है? संविधान नियमों का वह समूह है। संविधान नियमों का वह समूह है जिसके द्वारा कोई देश या फिर कोई संस्था संचालित होती है। जिसके द्वारा कोई देश या फिर कोई संस्था संचालित होती है। जैसे समझिए, देश का अपन संविधान है, हम बताएगा क्या क्या करना है, किसको क्या क्या अधिकार दिया गया है, कौन चीज कैसे होगा, राष्ट्रपति कब तक रहेंगे, प्रधानमंत्री कब तक रहेंगे, हर एक चीज का नियम है। प्रधानमंत्री कैसे चुनाएंगे, कैसे प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। अगर संविधान नहीं रहता तो प्रधानमंत्री 15 साल रहते। आप समझे? लेकिन सब चीज का क्या है? नियम का एक समूह है। संविधान क्या है? अगर सिंपल भाषा में जाए तो संविधान वो नियमों का समूह है जो किसी देश या किसी संस्था को चलाने के लिए आवश्यक है। तो दूसरा शब्द आता है तो भैया देश को समझिए, क्या किसी संस्था के लिए भी संविधान होता है? एकदम संविधान होता है। पार्टियों की संविधान आप लोग सुने होंगे कि राजद का संविधान, कांग्रेस का संविधान, भाजपा का संविधान, है ना। तो वो लोग लिखता है कि पार्टी में किस तरह का चलना है, कैसा ड्रेस कोड होगा, लोग क्या बोलेंगे, हिंदुत्व की तरह ज्यादा फोकस रहेगा, किधर फोकस करेंगे हम लोग, कब कैसे चुनाव होगा, और अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, अध्यक्ष का पावर का होगा, कैसे सदस्यता ग्रहण करेंगे, पार्टी के संविधान। हमारे इंस्टीट्यूट का भी एक संविधान है, कब कौन आएगा, कब कौन जाएगा, क्या क्या सुविधा मिलेगी, कैसे सुनेंगे, ना रखने पर क्या होगा। तो ये सब क्या है हम लोग का संविधान है, नियमों का समूह है। तो संविधान को छोड़ना है कि मोट का किताब, कुछ पेज में कुछ नियम भी हो सकते हैं। यह लिखित रूप में भी हो सकता है या फिर ब्रिटेन की तरह अलिखित रूप में भी हो सकता है। आगे समझ में। सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो यह है आपको कब? तो 1895 में किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद 1922 में गांधी जी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो गांधी जी संविधान सभा के गठन की मांग कब करते हैं बेटा? तो 1922 में। और नेहरू जी कब करते हैं? तो 1934 में। याद रहेगा, गांधी जी संविधान बनाने की मांग कब करते हैं? तो 1922 में। नेहरू जी कब करते हैं? तो 1934 में संविधान बनाया जाए। तो संविधान को एक दृष्टि में देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में हमारे देश में 1600 में आते हैं, हमारे कुछ में आते हैं कौन? हम लोग के अंग्रेज शासन करने। जब ये शासन करने आते हैं तो धीरे धीरे हमारे मित्र के रूप में ये काम करते हैं, फ्रेंडली व्यापार करते हैं, अलग अलग रियासतों को, अलग अलग राजवाड़ों को सहयोग करते हैं। दो दोस्त है राजवाड़ा, तो उसको भी 10 को तोप दे दिया, बंदूक दिया, इसको भी 10 को तोप दे दिया, बंदूक दे दिया, और फिर दोनों को लड़वा दिया। दोनों लड़ गया अपने में, दोनों कमजोर हो गया, फिर दोनों को हथियार लिया। अगर सेना भी नहीं मारा, अगर कुछ नहीं मारा, बस हथियार दिया, तो वो हथियार का पैसा ले लिया था। कितना दिमाग का तेज है ना। और दोनों दोस्त में लड़ाई करवा दिया, और फिर जब दोनों कमजोर हो गया, पूरा राज्य को हड़प लिया। तो यही काम किया अंग्रेज। तो अंग्रेज जब हमारे देश पर शासन करना कब से प्रारंभ करते हैं? तो शुरुआत में इनका मन था, शासन का नहीं दिख रहा था। शुरुआत तक ये व्यापारी थे, लेकिन 2 युद्ध के बाद ये क्लियर हो जाता है कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने नहीं आए हैं। अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने, ये शासन करने आए हैं। पहला जो युद्ध होता है हम लोग का, जो पहला युद्ध जो होता है हम लोग का 1757 में प्लासी का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध।
बॉक्सर का बाद में होता है, पलासी पहले होता है। अब बॉक्सर पलासी वाला में तो लगता है कि आप जीता है, लेकिन बॉक्सर वाला जब युद्ध होता है और जब अंग्रेज जीत जाते हैं भारतीय नवाबों से, तब कंफर्म हो जाता है भाई कि अब तो यही शासन करने वाले हैं, अंग्रेज जाने वाले नहीं है। और सबसे पहले अंग्रेज अपना आधिपत्य कहाँ पर, बिहार और बंगाल पर जमाते हैं अपना। जब तक ही व्यापार कर रहे थे कोई बेसी नियम कानून की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसा जैसे ही लोग शासन करने पर आ गए तब इनको यह एहसास होता है कि कुछ नियम कानून बनना चाहिए। तो सबसे पहला जो कंपनी के अधीन में जो नियम आता है 1777 से लेकर 1853 तक, और सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद आता है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1793 चार्टर इंडिया एक्ट, 1813, 1833, 1853 तक अलग अलग एक्ट आते हैं। और जौन कमी था एकरा में उसको लगातार ये लोग सुधारते रहते हैं। कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है शुरू में। उसके बाद क्या होता है 1853 तक कंपनी के, ब्रिटिश कंपनी के अधीन में नियम बनता है 53 तक, है ना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज कर रही थी। कौन राज कर रही थी भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज कर रही थी। लेकिन एक कहानी आप लोग सुने होंगे, 1857 की क्रांति होती है जिसमें पूरा उत्तर भारत शासन के उबल जाता है। अंग्रेजों को लगता है कि अब गए कि तब गए, लेकिन जाते जाते भारत के कुछ लोग जो थे देशद्रोही लोग अंग्रेजों का सपोर्ट कर देते हैं। जैसे ग्वालियर का राजघराना, नेपाल और गोरखा, सिख, ये लोग सपोर्ट करते हैं, और भी कुछ छोटे मोटे राजा थे, ये लोग सपोर्ट कर देते हैं, जिसके कारण 1857 की लड़ाई हमारे वीर और वीरांगनाएं हार जाती हैं। 1857 की लड़ाई हम लोग हार जाते हैं, न तो वही घड़ी हिसाब कर दिए रहते। विभीषण अपना घर में था, न तो हिसाब तो 100 साल पहले हो गया रहता है लोग का, 90 साल पहले। आगे बढ़े तो उसके बाद जब ये लोग देखता है कि प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो गया, इंग्लैंड की महारानी का भी ईस्ट इंडिया कंपनी में शेयर था। जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे होती है। तो इंग्लैंड की महारानी कहती है कि भैया तो लग रहा है कि हाथ से गई, भारत का शासन हाथ से चला गया। तो अब वो क्या करती है, अब बोलती है कि नहीं, अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बन के आता है पहला, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला कौन बन के आता है? 57 के बाद 58 बन के आता है। और ये जब तक भारत में रहते हैं अंग्रेज, तब तक भारत में क्राउन का शासन रहता है, महारानी का शासन रहता है। तब तक किसका शासन रहता है? हम लोग का महारानी का शासन रहता है। आगे समझ में? किसी को कोई प्रश्न है तो थोड़ा पूछ लीजिए। आगे बढ़े तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग पढ़िए, बहुत मजा आएगा समझने में आपको। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गुप्त समिति की सिफारिश पर इसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया था। ये बीपीएससी 94 का क्वेश्चन है, 1994 का। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, पूछा था ये क्वेश्चन। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। हम लिख भी दिए कौन साला क्वेश्चन है, पलट कर देख लेना। बीपीएससी 1994 का। तो 1994 भले पुराना हो गया, लेकिन क्वेश्चन कोई पुराना होता है तो पूछिए सकता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन पुराना थोड़ा होता कहियो, और पॉलिटिकल। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थान पर नियंत्रित करना था। 1773 बोलता है कि भारत में तो 2 शासन हो गया, अरे हम लोग भारतों पर शासन करने लगे। तो ऐसा कुछ नियम बनाया जाए कि कंपनी जो अमेरिका में भी, जो इंग्लैंड में जो कंपनी वो भी सही से काम करते रहे, और भारत में जो कंपनी ऊपरों को सही से काम से करा जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की दोनों शाखाएं थी, ब्रिटेन में भी थी और भारत में भी थी। तो दोनों के बीच में तालमेल बैठाया जाए और क्राउन भी उस पर ध्यान देते रहे, भले ऊपर हस्तक्षेप ना कर, लेकिन ध्यान देते रहे। कंपनी की गतिविधियों के 2 प्रमुख केंद्र थे, एगो इंग्लैंड था, एगो भारत। तुरंत बताएं आप लोग को, दोनों जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी था, इंग्लैंड में भी था और भारत में भी था। आ रहा समझ में?
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रमुख बात है, इसको समझिए। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक से पहले कोई कदम नहीं उठाया गया था। इससे पहले कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को संभालने के लिए ब्रिटिश सरकार कोई भी अपन कदम नहीं उठाई थी। ब्रिटिश सरकार देख रही थी ऊपर से, कोई कदम नहीं। आप बोले कि हम ऊपर से देख रहे हैं, तुम लोग काम करो। समझ में ना, ऊपर से हम देख रहे हैं, तुम लोग अपना काम करो। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली कि अब कंपनी सेना रख सकता है बढ़िया से, भारत में राजनीति भी कर सकता है कंपनी। ये सब कौन दिया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या ब्रिटिश शासन वहां पर इसको अधिकार देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और समझ में कौन लफड़ा हो गया कंपनी के साथ है इंडिया में, होकर हम लड़ेंगे, समझो कि मेरे साथ युद्ध है। और समझ में ना, तो ये सब कौन ले लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऊपर ले लिया। इसको संरक्षण प्रदान किया, अपने हाथ में नहीं लिया। संरक्षण प्रदान करना और हाथ में लेना दोनों में अंतर है, समझ में है ना। संरक्षण प्रदान करना और हाथ में लेना दोनों में अंतर है। संरक्षण में हम बोले कि ठीक है तुम जाओ, देखो हम देख रहे हैं, तुमको लड़ो, अपन काम कर रहा है, ऊपर से जो भी सहायता करे हो या। और हाथ में लेने का मतलब हम सब कंट्रोल हम लेंगे, जो है सब निर्णय मेरा। तो ये हाथ में लेगा 1857 क्रांति के बाद 1858 में लेगा। आ रहा समझ में? इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीय प्रशासन की इसके द्वारा नींव रखी। तो ये तीनों पॉइंट आपको पूछेगा एग्जाम में कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब एक में क्या था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में? इस नियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। ये पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन ला दिया गया। मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर क्या कर दिया गया? इसके अधीन ला दिया गया, क्योंकि 3 गो प्रेसिडेंसी में शासन कर रहा था जब इंग्लैंड है। तो पूरा भारत पे शासन नहीं करते ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल में, मद्रास में और मुंबई में। समझ में ना, 3 गो प्रेसिडेंसी में शासन कर रहा था। बाकी भी पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, ये लोग भी अपन शासन, कुछ स्वतंत्र राज्य भी थे, ऐसे भी था। तो 1773 बोला कि बंगाल का जो गवर्नर रहेगा वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहेगा, और जो तमिलनाडु और मद्रास में जो गवर्नर है एक नीचे आ जाएंगे। आगे समझ में, तू लोग एक बात मानेगा बंगाल वाला से, समझ ना, ये बात हो गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे हम लोग का? वारेन हेस्टिंग्स थे। ये भी नाम पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसके गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपने सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। माने एकरा में ऐसा एगो शासन हम लोग को कलकत्ता में स्थापित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल और एक अंदर में 4 गो लोग है ना पूरा सत्ता को देखता था। माने गवर्नर को मंत्रिमंडल समझ लेते से, मंत्रिमंडल समझ, मंत्रिमंडल होगा नहीं लेकिन ऊपर गवर्नर जनरल होकर 4 गो सहयोगी पूरा सत्ता को देखेगा। मैंने मुंबई के भी काम को देख रहा था और मद्रास के भी काम को देखता, पूरा बंगाल बिहारी सब देखिए रहा थे लोग। यार समझ में, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये बहुत बार पूछा है कि कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1773 में की गई थी। और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बहुत बार पूछ के परेशान कर दिया। उसका नाम क्या था जी? हम लोग का एलिजा इम्पे, है ना। हो गया एक मुख्य, जिसमें देखिए एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और अन्य न्यायाधीश का नाम दे दिए। तो अन्य न्यायाधीश का नाम आपके नाम नहीं पूछेगा, समझ में ना। तो अन्य न्यायाधीश का नाम आपको इसमें नहीं पूछेगा, बस एलिजा इम्पे का नाम पूछेगा।
इसके तहत कंपनी के कार्य कर्मचारियों के निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मैंने तो 1773 में बोला ना कि देखो अब हम लोग को सही से राज चलाना है, तो कोई घूस वूस नहीं लेगा और ना कोई व्यापार करेगा, सब लोग एक कंपनी के अंतर्गत काम करेंगे। समझ में है ना। तो कब किया गया? 1773 में। एक हाई कोर्ट की स्थापना, ये बहुत क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हाई कोर्ट की स्थापना जो कलकत्ता में की गई थी। अब छोटा छोटा 3 को देख लेते हैं हम लोग, आज के लिए इतना ही करेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था और इसके अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। समझ में ना। 73 में जो प्रॉब्लम था उसको सुधार दिया गया और कलकत्ता की सरकार बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा तीनों जगह का नियम बना सकता था। 1784 में फिर एक एक्ट आता है ना। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये पूछता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का संबंध क्या था? व्यापारिक मामलों से था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का संबंध किससे था? राजनीतिक मामलों से था। ठीक है। तो दोहरे प्रशासन की शुरुआत कब की जाती है? तो दुख बन जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आगे समझ में, माने कि जितना व्यापार करना है, आएगा पैसा, जाएगा पैसा, कहाँ को चीज बेचाएगा, कब को जहाज जाएगा, ये सब कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कौन राजा से मिलना है, कोना कौन हथियार देना है, कोना साथ फुट डालना है, कोना पर राज करना है, कोना के साथ कब युद्ध में लड़वा देना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कितना सेना रखेंगे, अरे समझ में, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। अब 1793 में बोला गया कि जो भी भारत में आ रहा है, भारत में सेवा कर रहा है अंग्रेज आके, तो उनको जो भी वेतन मिलेगा वो भारत में जो कम्युनी होगा ओकरे से देंगे। इंग्लैंड से पैसा नहीं आएगा, भारत की कम्युनी से ही इसको पैसा यहीं पे लोग को देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए तो शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। इसमें कौन कौन सी बातें हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग ने देखा कि 1773 से अंग्रेज आते हैं और अपना नियम कानून बनाना शुरू करते हैं। उस समय में सबसे अगर इम्पोर्टेंट और पहला सबसे इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है 1773 के बाद 1813 आता है, क्योंकि 1813 आते आते अंग्रेज अपने आप को काफी भारत में मजबूत कर चुके थे और उन्हें साफ स्पष्ट दिखने लगा था कि अगर भारत में रहना है तो खुद को सैनिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करना होगा। अरे समझ में, तो वो यहाँ पर एक लेकर आते हैं चार्टर एक्ट 1813। 1813 का अपने कानून में सुधार, अपने कानून में जोड़ घटाव क्या करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने पर और उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा ईसाई मशीनरियों को भारत में और अधिक स्वसत्ता की मांग के मद्देनजर यह राजलेख पारित किया गया था। माने कि 1813 का जो चार्टर एक्ट किया गया क्या है, अब इंग्लैंड की महारानी भी देख रही है, क्राउन भी देख रही है, देख रहा है जो भी है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मन से बेईमानी भी बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया था। तो ओकर क्या करना था? एकाधिकार को समाप्त करना था। वो कहता था कि ना हमारा सिवाय कोई और आएगा नहीं। इंग्लैंड बोला कि फायदा होगा तो दूसरा कंपनी इंडिया में आएगा, तू ही खाली कहाँ रहेगा इजा, समझ में ना। फायदा होगा तो दूसरा कंपनी अगर हमको बेसी पैसा देता हम उसको भी लाएंगे, है ना। तो एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया और बोला गया इसमें कि ईसाई मशीनरी, जो ईसाई घूमता सब ना धर्म परिवर्तन कराने के लिए, तो ईसाई मशीनरियों को लाने के लिए भी 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया था। समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है। तो ईसाई हमारे देश में आए और सबसे पहले लोगों को क्या किए कि अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू कर दिए, अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू कर दिए और लोगों का धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिए। दिमाग में डालना शुरू कर दिए कि भारत की जो शिक्षा और संस्कृति है वो काफी पिछड़ी हुई है, काफी बेकार है, ठीक है, और अंग्रेजी शिक्षा काफी अच्छी है, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ेगा तो आप आधुनिक बनिएगा, लोगों के दिमाग में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, जो आज भी हम इसका प्रभाव देखते हैं
हिंदी बोलने वाले की ज्यादा इज्जत नहीं, तो लेकिन कोई अंग्रेजी बोल जाए, कुछ नॉलेज ना हो, बड़ी भाई अंग्रेजी बोल रहा है, जबरदस्त इंसान है ना। मेंटलिटी है लोग की। भारत में और हो गया, इस राजलेख के द्वारा अधोलोकित प्रावधान के क्या क्या प्रावधान किया गया। इस चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार ईसाई मशीनरी को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। बोला गया कि भारत जो ईसाई मशीनरी है वो भारत में आए और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करे। ऐसा समझ में 1813 के चार्टर एक्ट में, एक से पहले ईसाई मशीनरी जो था, ईसाई पादरी और पोप था, वो भारत में आके अपना धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, लेकिन 1813 में आते और बढ़िया से अपन बैठ के बोरिया बिस्तर लेके आते हैं और प्रचार और प्रसार करना शुरू हुआ। हिंदुस्तानियों को अब धर्म परिवर्तन सिखाना करवाना शुरू कर दिया गया। यहाँ पर जितने भी ईसाई दिखते हैं इंडिया में, क्या ओरिजिनल ईसाई है? सब कौन का धर्म परिवर्तन हुआ है? समझ में ना। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी क्या हुआ? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश जनों को व्यापार का एक अधिकार प्रदान करेगा। माने ब्रिटेन के कोई भी व्यक्ति रहेगा वो जाके व्यापार कर सकता है। अगर मान लो हम ब्रिटेन में रहते हैं और हमको इंडिया के साथ कपड़ा का व्यापार करना है और हम ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आएंगे और आराम से व्यापार करेंगे, जो टैक्स होगा उन सरकार को हम देंगे। समझ में आया ना, ये चीज हो गया। किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ चाय के व्यापार का एक अधिकार प्राप्त हुआ। खाली 1813 में क्या कहा गया कि आपको हम अधिकार देते हैं कि अगला 20 साल तक चीन के साथ चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा और कोई देश नहीं करेगा। यह एक अधिकार उसको दे दिया गया था। भारतीयों के शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई थी। कब? तो यह किया गया था 1813 के चार्टर में। 2008 बीपीएससी का यह क्वेश्चन है आपको कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों के शिक्षा पर अंग्रेजों के द्वारा 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने की बात की गई थी। तो 1813 का चार्टर एक्ट आ रहा समझ में आप लोग को। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया था? प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई थी। कंपनी का अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। इसमें 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, पुनः बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए पहले 1773 में क्या हुआ था? 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 में। और 1813 में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 में। ठीक है, 1833 में। 1833 में क्या होता है कि 1833 का राजलेख में 20 वर्ष के लिए बढ़ाता है और बंगाल के गवर्नर क्या करता है? बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना देता है। इस प्रकार इस राजलेख के द्वारा देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया जाता है। केंद्रीकरण का मतलब कहता है शासन का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को थोड़ा समझ लीजिए। शासन का केंद्रीकरण होता है कि पूरा का पूरा पावर एक हाथ में दे दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आज भारत में भगवान न करे कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, तो पूरा का पूरा शासन का बागडोर केकरा हाथ में जाएगा? राष्ट्रपति के हाथ में जाएगा। सबका पावर सील है ना। अभी क्या है? शासन का भारत में विकेंद्रीकरण है। प्रधानमंत्री का भी ताकत है, मुख्यमंत्री का भी ताकत है, यहाँ तक कि मुखिया तक का ताकत है। अपन सब लोग का काम बांटा गया है। तो शासन केंद्रीकरण में पूरा पावर को एक हाथ में दे दिया गया और उसे बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया, जिसको अब भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा 1833 में। आ रहा है कहानी समझ में आप लोग को बढ़िया से? शासन का केंद्रीकरण और शासन का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? बड़े मुंबई मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया था इसमें। समझ में ना कि अब जो मुंबई और मद्रास अपना अपन नियम बना था वो हटाओ उसको, है ना। अब जो नियम बनाएगा जो बंगाल में रहेगा वही नियम बनाएगा। आ रहा समझ में? उन लोग का पावर को सीज कर दिया गया जो मुंबई और मद्रास के थे गवर्नर। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को चाय तथा चीन के साथ व्यापार समाप्त कर दिया। मैंने कि चाय के साथ जो चाय के व्यापार जो चीन के साथ कर रहा था, चाय के व्यापार जो चीन के साथ कर रहा था कौन?
कंपनी है ना, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसको एक अधिकार दिया गया था 1813 में। बोले कि ठीक है, तुम चाहे क्या व्यापार चीन के साथ कर सकते हो, और 1813 में क्या कहे, 1833 में आता है तो वो भी खत्म कर देता है। मैंने कंपनी का सब एक अधिकार खत्म। कंपनी बाकी शासन और प्रशासन देखेगा। हम ही नहीं कह रहे हैं कि कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया, कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मैंने कि बाकी भी कंपनियां आके भारत में व्यापार कर सकती थी। इस एक्ट के द्वारा भारत में सर्वप्रथम दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, और इसको 1843 में नियम 5 के द्वारा उसका उन्मूलन कर दिया गया, है ना। दास प्रथा को भारत में कब खत्म किया गया, तो 1843 में नियम 5 यानी एक्ट 5 के द्वारा खत्म कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1843 में। दास प्रथा किसे कहते हैं, कि लोगों को खरीद लो, अपना मन से काम कराओ, उसको पैसा रुपया मत दो, उसका पूरा अधिकार क्या है, छीन लो, यही क्या है, दास प्रथा है। तो भारत में शुरुआती, अगर वैदिक युग में और मध्यकाल भारत में शुरुआत में देखते हैं हम लोग, प्राचीन भारत में, तो दास प्रथा नहीं थी। लेकिन जैसे हम लोग इस्लामिक आक्रमण भारत में होता है, तो भारत में भी दास प्रथा शुरू हो जाती है। आ रहा समझ में। हम लोग मध्यकाल भारत में अगर इसको देखते हैं, तो भारत में शुरुआत में कहीं भी अगर हम लोग देखते हैं कि मौर्य वंश में इस समय कहीं भी दास प्रथा का जीव वर्णन नहीं मिलता। गरीबी अमीरी अलग चीज है, और दास माने आदमी को खरीद फरोख्त अलग चीज है। ये सब हमारे देश में नहीं था। तो दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, एक बार बहुत भी क्वेश्चन पूछता है आपको, है ना। तो दास प्रथा का उन्मूलन किया था एलिन बरो। कौन कहता हम लोग का, एलिन बरो। तो इनके याद रखिएगा, एलिन बरो बोले हैं कि दास मत बनो। एलिन बरो क्या बोले हैं, दास मत बनो। दास प्रथा का उन्मूलन किया। धारा 87 के तहत कंपनी के सरकारी पदों को चयन में किसी व्यक्ति के धर्म, जन्म स्थान, मूल एवं रंग के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने वाले को बंद किया गया। कि देखा कि कौन सा धर्म और में से लोग हैं, है ना, उसके अनुसार लोग को अयोग्य ठहरा दिए गए। हाँ, अगर लेंगे जॉब में, अगर ना लेंगे, है ना। गवर्नर जनरल की परिषद में राज्यसभा के संबंध में, राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। माने कि गवर्नर जनरल जो है राजस्व यानी कि जो आपको टैक्स है वो वसूलने के लिए पूरी तरह से कितना टैक्स लगाएगा, कैसे वसूलेगा, गवर्नर जनरल को पूरा छूट दिया गया था। आया समझ में। और गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। जो भी बंगाल का गवर्नर, मैंने संपूर्ण भारत का गवर्नर था, और पूरा भारत के लिए एक टैक्स सिस्टम लगा सकता था। और पूरा भारत के लिए बजट तैयार कौन करेगा, तो भारत का गवर्नर जनरल। 21 एक्ट के द्वारा किया गया था, तो 1833 के एक्ट के द्वारा किया गया था। अरे समझ में आप लोग को। अब आता है 1853 का राजलेख। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा इसमें क्या क्या बात था, इसमें, है ना। 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या बात था, हम लोग का देखते हैं इसके बारे में। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा रुकिए। इस अधिनियम के द्वारा क्या था, इसमें सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। माने पहले का था 1833 तक का था कि जेकर जौन खानदानी लोग है, रंग रूप देख के जेकरा मन चुने, जेकरा मन नहीं चुने, बात के दम पर लोग को चुन लेता था। अब क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा, जैसे अभी हम लोग का हो रहा है ना, एग्जाम होता है, उस तरह करवाना शुरू किया अंग्रेज। ठीक है। इसके तहत 1854 में मैकाले समिति गठन किया, और मैकाले ने क्या किया कि भारत में बड़े बड़े पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा लेकर नियुक्त करना शुरू किया लोगों को, कंपटीशन का एग्जाम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में हर 6 माह पर नए पार्षद जोड़े जाएंगे, जिन्हें विधान पार्षद कहा जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग का आगे, हम लोग का भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या है हम लोग का कि क्राउन के अंतर्गत, है ना, अब शासन बनना शुरू हो गया 1858 के द्वारा। ठीक है। तो इसको हम लोग 1858 के को हम लोग कल पढ़ेंगे,
1858 के क्रांति के 57 क्रांति के बाद 58 में क्या क्या परिवर्तन होते हैं कल देखते हैं। इससे पहले जान लीजिए कि 1857 में क्या होती है, सबसे बड़ी भारत में क्रांति होती है, भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम होता है और ये अंग्रेजों के नींव को पूरी तरह से हिला देता है। अंग्रेज हारते हारते बचते हैं। यदि कुछ भारतीय अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करते तो अंग्रेज क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से हार जाते हैं, ऐसा समझ में। लेकिन कुछ भारतीय धोखेबाजी कर देते हैं, अंग्रेज हमारे देश में क्या होते हैं, जीत जाते हैं और भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। अंग्रेजों के जीतने के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, जो कर रहा था, अब वो क्राउन अपने अधीन ले लेती है ना। भारत का शासन कौन देखने लगती है, क्राउन देखने लगती है। और ये शुरुआत है 1858 से। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और वेट एंड वॉच कीजिए। धन्यवाद।